हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस आर्ट को में। तो फाइनली आज हम लोग क्लास 12th ज्योग्राफी के चैप्टर 6 द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज का थ्योरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है सेकेंडरी एक्टिविटीज द्वितीय क्रिया, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जज करते हैं कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में हम लोग मुख्यतः उद्योग का वर्गीकरण, उद्योग के प्रकार, उद्योग का स्वामित्व के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि उद्योग क्या है, उद्योग का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है और उद्योग के कितने प्रकार होते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज। तो द्वितीय क्रिया क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। तो द्वितीय क्रिया यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज मानवीय क्रियाओं यानी आर्थिक क्रियाओं को, आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? वह सारी क्रियाएं जिससे आय की प्राप्ति होती है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। या फिर मानव की वह सारी क्रियाएं जिससे जो करके मानव अपना जीवन गुजर बसर करता है उसको क्या कहते हैं? आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो मानवीय क्रियाओं को 4 वर्गों में बांटा गया है। आपका पहला वर्ग प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया। तो उनमें से एक प्रमुख वर्ग है द्वितीय क्रिया। ठीक है, तो द्वितीय क्रिया क्या होता है कि वह सारी क्रिया, या फिर दूसरा परिभाषा में आप यह भी कह सकते हैं कि वह सारी क्रिया जिनमें प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं या फिर कच्चा माल को उपभोग की वस्तु में बदला जाता है, उपभोग की वस्तु के रूप में चेंज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? द्वितीय क्रिया कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज कहते हैं। यानी इसमें क्या होता है कि कच्चा माल को यानी प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल को डायरेक्टली किस में बदला जाता है? उपभोग की वस्तु यानी उपयोग की जाने वाली वस्तु के रूप में बदला जाता है। यानी कंज्यूमर के लिए जो गुड्स होते हैं, जो उपयोग की वस्तु होती है उसके रूप में बदला जाता है। एग्जांपल लिया जा रहा है जैसे कि गेहूं से ब्रेड बनाना क्या है? द्वितीय क्रिया है। गेहूं क्या है? प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चा माल है, उससे क्या बन गया? ब्रेड बन गया। ये जो बनाने का जो कार्य है, ये जो काम है, इसी को क्या कहते हैं? द्वितीय क्रिया कहते हैं। और यह ब्रेड है, ब्रेड क्या है? उपभोग की वस्तु है। अब ये ब्रेड को क्या किया जा सकता है? उपभोक्ता के द्वारा यानी कंज्यूमर के द्वारा उपयोग किया जा सकता है, उपभोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि द्वितीय क्रिया क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होता है। आगे हमको समझना है मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण क्या होता है। विनिर्माण का जो शाब्दिक अर्थ होता है हाथ से बनाना या फिर हाथ से कार्य करना या फिर हाथ से इसको बनाना, हाथ से क्रियाक्रम करना। ठीक है, तो विनिर्माण का ये क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन हस्तकला से लेकर मशीनी तथा तकनीकी यंत्र के मदद से होने वाले उत्पादन विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। ये जो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत ये सारे काम आते हैं। हाथ से लेकर हस्तकला किसको कहते हैं? हाथ से लेकर के मशीनी तकनीकी या यंत्र के मदद से होने वाले सारे प्रोडक्शन, सारे उत्पादन, सारे जो सामान बनाए जाते हैं, ये सारे काम किसके अंतर्गत आते हैं? मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण के अंतर्गत आते हैं। अर्थात विनिर्माण का अर्थ उत्पादन करना होता है यानी प्रोडक्शन करना होता है कि नया चीज बनाना, किसी चीज को बनाना, किसी चीज को या फिर कंपनी द्वारा किसी चीज को बनाना, उत्पन्न करना, ये सारे काम क्या होते हैं? विनिर्माण होते हैं। अर्थात विनिर्माण का अर्थ क्या होगा? उत्पादन करना यानी प्रोडक्शन करना। तो द्वितीय क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि द्वितीय क्रिया में प्राकृतिक संसाधन का रूप बदलकर उन्हें मूल्यवान बनाया जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि प्राकृतिक संसाधन क्या हो गया? जैसे कि लोहा क्या है? कच्चा लोहा एक प्राकृतिक संसाधन है। लेकिन द्वितीय क्रिया में क्या होता है कि उसमें ऐसा चेंजिंग लाया जाता है, ऐसा चेंजिंग उसको लाया जाता है, उसको पीट करके कोई ऐसा चीज बना दिया जाता है या फिर उसको यूज करके कोई ऐसा चीज बना दिया जाता है जिससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? उसकी कीमत बढ़ जाती है, मूल्यवान हो जाता है। ठीक है, तो यही बात आपको कह रहा है कि द्वितीय क्रिया द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की कीमत बढ़ जाती है, क्योंकि द्वितीय क्रिया में प्राकृतिक संसाधन का रूप बदल दिया जाता है, क्योंकि उसको रूप को जो चेंज कर दिया जाता है उससे वह क्या हो जाता है? मूल्यवान हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, मूल्यवान हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग समझ लिए क्या होता है। आगे हम समझेंगे कि आधुनिक समय में बड़े पैमाने पर, आधुनिक समय में यानी हाल ही के समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या क्या खासियत है, क्या क्या विशेषता है मैन्युफैक्चरिंग की, यानी जो अभी जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जो विनिर्माण हो रहा है, तो उत्पादन की विधियां, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन सा विधि प्रयोग की जाती है या फिर अप्लाइड किया जाता है मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में या फिर उत्पादन की विधि में। ठीक है, तो शिल्प या हस्तकला से कारखाने में कम सामान उत्पादन होता है। कहने का मतलब यह हुआ कि हाथ से कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी मजदूर कितना सामान का उत्पादन कर सकता है? कम ही सामान को उत्पादन कर सकता है। शिल्प या हस्तकला से कारखाने में कम सामान को उत्पादित किया जाता है, जो आदेश यानी ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। जितना आदेश मिलता है इतना सामान बनाओ, इतना कैटेगरी में, इतना यूनिटी में या फिर इतना क्वांटिटी में, इतना मात्रा में ये सामान तैयार करना है, यानी ऑर्डर के अनुसार ये सामान बनाए जाते हैं तथा इसका लागत भी अधिक होता है। बड़े पैमाने पर बनाए जाने वाले सामान मजदूर लगातार एक कार्य ही करते हैं। यदि बड़े पैमाने पर बड़े बड़े फैक्ट्री में ये होते हैं कि अगर कोई मजदूर अगर एक काम कर रहा है, अगर कोई एक ही काम कर रहा है तो वो एक ही
काम में लगा हुआ, कहने का मतलब ये कि उसको दूसरा काम और नहीं बताया जाएगा। ये खासियत होती है बड़े पैमाने वाले उद्योग की, ठीक है। तो मजदूर क्या करते हैं कि मजदूर लगातार एक ही काम करते हैं, ये सब क्या है, उत्पादन की विधि है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है। बड़े पैमाने पर यही होता है और छोटे पैमाने में हस्तकला में क्या होता है कि कम सामान का उत्पादन होता है और ऑर्डर के अनुसार किया जाता है और उसमें श्रमिक की भी जो जरूरत होती है वो कम पड़ती है। तो उत्पादन की विधियां समझ लिया, आगे हमको समझना है यंत्रीकरण, ये क्या होता है, मैकेनाइजेशन, ये क्या होता है कि बड़े उत्पादक फॉर्म में किसी कार्य को पूरा करने में मशीनों का यूज किया जाता है, मशीनों का प्रयोग किया जाता है। कि बड़े बड़े जो उत्पादन फॉर्म होते हैं, बड़े बड़े जो फैक्ट्री होते हैं, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, किसी कार्य को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए मशीनों का, यंत्र का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है प्रौद्योगिकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन। ये क्या होता है कि इसमें उत्पादन के लिए नया तरीका अपनाया जाता है, नया मेथड से अपनाया जाता है, नया नया अप्लाइड, नया नया दिमाग लगाया जाता है बड़े बड़े इंजीनियर द्वारा, बड़े बड़े ये उपनिवेश या फिर निवेशक द्वारा। जैसे कि नया मशीन, नया कार्य पद्धति यानी न्यू वर्क सिस्टम, यानी अलग अलग कार्य करने का तरीका या फिर नया नया मशीन का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी नवाचार के अंतर्गत, इसी को क्या कहते हैं, प्रौद्योगिकी नवाचार या फिर प्रौद्योगिकी नवाचार का आप परिभाषा इस प्रकार भी दे सकते हैं कि उत्पादन के कार्य में या फिर उत्पादन फॉर्म में उत्पादन को बढ़ाने के लिए नया नया तरीका या फिर न्यू टेक्नोलॉजी या फिर नए नए मशीन का उपयोग करना ही क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी नवाचार यानी टेक्नोलॉजी इनोवेशन कहलाता है। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है, ये बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ये क्योंकि ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा गया क्वेश्चन है। नवाचार को अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है। किसको अर्थतंत्र का सारथी माना जाता है, वह बहुत सारा ऑप्शन था, लेकिन राइट आंसर जो है सारथी, ठीक है। यानी नवाचार को अर्थतंत्र का क्या माना जाता है, सारथी माना जाता है। तो प्रौद्योगिकी नवाचार क्या होता है, यंत्रीकरण क्या होता है, आगे हमको समझना है। ये सब क्या पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं यानी विनिर्माण की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। विनिर्माण क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ये हम लोग पहले ही ड्राइव कर लिए, पहले इसको समझ लिए। इसकी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विशेषता पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो तीसरा हो गया, हम चौथा पढ़ेंगे। चौथा में हमको बताया जा रहा है कि अनियमित भौगोलिक, ये क्या होता है कि वर्तमान में निर्माण के मुख्य संकेंद्र, मेन फोकस ऑफ कंस्ट्रक्शन कुछ ही जगह तक है, यानी कुछ जो है विनिर्माण के जो कार्य किए जाते हैं, यानी जो मैन्युफैक्चरिंग के जो काम होते हैं कुछ ही केंद्र पर, बड़े बड़े शहर है उसमें किए जाएंगे, अगर बहुत सारा कस्बा है, बहुत सारा गांव है, वहां नहीं किए जाते, यानी कुछ ही केंद्र पर, मुख्य संकेंद्रण तक ही सीमित है, यानी मुख्य संकेंद्रण कुछ ही जगह तक सीमित है। विश्व के कुल स्थलीय भाग के 10% से कम भाग पर यह फैला है, ठीक है। यह विनिर्माण जो है मैन्युफैक्चरिंग विश्व यानी वर्ल्ड लेवल पर स्थलीय भाग के 10% से भी कम भाग पर यह फैला हुआ, विस्तार किया हुआ। आगे हमको समझना है, ये पांचवा जो कैटेगरी है, पांचवा जो प्रॉपर्टी है, बाजार तक पहुंच, यानी बाजार तक पहुंच, मार्केट तक पहुंच। उद्योगों की स्थापना में सबसे प्रमुख कारक उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं को विक्रय के लिए बाजार का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी उद्योग हो, कोई भी फर्म हो, कोई भी फैक्ट्री हो, वो अगर कोई भी चीज का उत्पादन करता है, अगर वो उत्पादन करने के बाद उसको अगर बाजार नहीं मिले तो वो फिर एक तरह से उत्पादन करना बेकार हो जाता है, क्योंकि उसको बाजार नहीं मिलेगा तो वो चीज को बेच नहीं पाएगा, तो उसको फिर जो इनकम होता है, जो भी उसको लागत मिलेंगे, जो भी उसको कॉस्ट मिलेंगे, वो प्राप्त नहीं होगा, उसका सामान फिर बर्बाद हो जाएगा। तो उद्योगों की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, उसके द्वारा उत्पादित वस्तु का बाजार उसके लिए उत्पादित वस्तु का विक्रय करने के लिए बाजार का होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाजार तथा उत्पादन फर्म में प्रत्यक्ष पथ का होना तथा सुव्यवस्थित जरूरी है। यानी प्रत्यक्ष पथ करने का मतलब ये हुआ कि बाजार में जहां अगर फर्म स्थित है, जो भी प्लेटफॉर्म में, जो भी फर्म में अगर ये है फर्म, उद्योग या फिर फैक्ट्री अगर बैठा हुआ है, तो वहां से लेकर के बाजार के बीच रोड का होना, रोड साइड का होना, राजमार्ग का होना, जो भी जाने का साधन है वो विकसित होना बहुत जरूरी है, सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, यानी वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत जरूरी है। तो आगे आपको बताया जा रहा है छठा जो प्रॉपर्टी है, कच्चे माल की प्राप्ति। कच्चे माल की प्राप्ति, अगर कोई भी फर्म है, कोई भी उद्योग है, उसको कच्चे माल की प्राप्ति चाहिए, यानी कच्चा माल चाहिए। श्रम आपूर्ति तक पहुंच निर्माण उद्योग के प्रमुख कारक है। कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति तक पहुंच जो है निर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसके प्रमुख कारक है, प्रमुख फैक्टर है। अगर कच्चे माल की प्राप्ति नहीं होगी तो वहां वस्तु का उत्पादन नहीं होगा, जब वस्तु का उत्पादन नहीं होगा तो वह फर्म एक तरह से बैठ जाएगा। तो कच्चे माल की जो प्राप्ति होती है ये बहुत जरूरी है, और श्रम की आपूर्ति भी निर्माण उद्योग के लिए यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रमुख कारक है। यानी फैक्टर अगर ये कारक नहीं होंगे तो ये फर्म होगा ही नहीं, ठीक है। आगे आपको सातवां जो प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, परिवहन तथा संचार सुविधा यानी आधुनिक विनिर्माण के लिए आवश्यक है। परिवहन यानी अगर गाड़ी अगर जो है सामान लेके जाते हैं, जो भी उत्पादित वस्तु एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं, या फिर फर्म से फैक्ट्री से बना हुआ वस्तु को बाजार लेके जाते हैं, तो परिवहन जो सिस्टम है यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ये बहुत अच्छा होना जरूरी है। इसको सुधार या फिर
सुव्यवस्थित होना बहुत जरूरी है, तथा संचार सुविधा यानी टेक्नोलॉजी यानी जो मैसेज दिए जाते हैं, जो भी संचार यानी सूचना दिए जाते हैं, इसमें भी सुधार होना बहुत जरूरी है। आधुनिक विनिर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। आधुनिक का मतलब होता है अभी यानी प्रेजेंट, ठीक है। आगे आपको बताया जा रहा है कि शक्ति के साधन तथा उद्योगों के बीच संबंध आधुनिक निर्माण की मुख्य विशेषता है। शक्ति के साधन तथा उद्योगों के बीच जो संबंध है आधुनिक निर्माण का मुख्य विशेषता, ठीक है। तो टोटल कितना विशेषता पड़े? 8 विशेषता पड़े, 1 से लेकर 8 विशेषता पड़े। किसका विशेषता पड़े? मैन्युफैक्चरिंग यानी जो एक तरह से विनिर्माण कहते हैं हिंदी में इसको, उत्पादन की विधि, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, अनियमित भौगोलिक बाजार तक पहुंच, कच्चे माल की प्राप्ति, परिवहन, शक्ति के साधन और उद्योगों के बीच संबंध, ठीक है। तो ये सब जो 8 जो कैटेगरी पड़े, 8 जो प्रॉपर्टी पड़े, किसका प्रॉपर्टी पड़े? विनिर्माण की विशेषता यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर्टी पड़े। आगे हमको पढ़ना है आधुनिक विनिर्माण की विशेषता, ठीक है। आधुनिक निर्माण की विशेषता फिर और भी पढ़ना है, यानी ये सब तो 8 कैटेगरी पढ़ लिए, लेकिन फिर भी कुछ छोटे छोटे यूनिट जो है तो उसको भी हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको 5 नंबर के पूछे जाएंगे। जब वेट ज्यादा है मार्क्स का तो आपको लिखना भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा शब्दों में आंसर देना है। तो इसमें जो होते हैं आधुनिक निर्माण की विशेषता, इसमें एक जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है, यानी जटिल प्रौद्योगिकी यंत्र यानी बड़े बड़े मशीन का, बड़े बड़े यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े संगठन सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, बड़े बड़े जो संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं, मिलजुल करके काम करते हैं आधुनिक निर्माण के युग में। आधुनिक जो निर्माण है इसकी विशेषता, ठीक है। कम प्रयास तथा अल्प लागत पर अधिक उत्पादन होता है। कम प्रयास यानी कम कोशिश के बावजूद भी, अल्प लागत यानी ज्यादा कॉस्ट, ज्यादा पैसा फंसाने के बावजूद भी, ज्यादा पैसा नहीं फंसाने के बावजूद भी क्या होता है कि अधिक उत्पादन होता है। आर्थिक पूंजी इसमें होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्थिक पूंजी के अलावा ही आर्थिक पूंजी जो है आधुनिक निर्माण के लिए एक तरह से पूंजी का काम करता है, ठीक है। अगर आर्थिक पूंजी नहीं होगा तो आधुनिक निर्माण का जो ढांचा है वो एक तरह से चरमरा जाएगा। प्रकाशीय अधिकारी वर्ग इसमें काम करते हैं। आधुनिक निर्माण उद्योग में जो है, आधुनिक निर्माण में अधिकारी वर्ग भी एक तरह से जुड़े हुए रहते हैं, वो भी समय समय पर अपने काम को अंजाम देते हैं, ठीक है। तो आधुनिक निर्माण की विशेषता पर लिए आगे हमको समझना है कि स्वच्छंद उद्योग क्या होता है। स्वच्छंद उद्योग समझिए, इसमें इस उद्योग में उत्पादन कम मात्रा में होता है, यानी ज्यादा बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं होता, छोटे छोटे चीज का उत्पादन होता है, कम ही मात्रा में होता है, ठीक है। क्योंकि श्रमिकों की संख्या कम होती है। अगर श्रमिक की संख्या कम होगी तो उत्पादन जाहिर सी बात है कम ही होगा, या फिर उत्पादन अगर कम होगा तो जाहिर सी बात है श्रमिक की संख्या कम ही होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसमें कम श्रमिकों की जरूरत पड़ती है। इस उद्योग से प्रदूषण नहीं फैलता है। इनकी मुख्य कारक सड़कों का विस्तार है, ठीक है। अगर सड़क का अगर विस्तार कहीं भी है कोई भी क्षेत्र में, तो वहां छोटे छोटे उद्योग जो है, यानी जिसको स्वच्छंद उद्योग कहते हैं, तो वह उसका विकास एक अच्छी तरह से हो जाता है, ठीक है। और इसके जो मुख्य कारक है स्वच्छंद उद्योग के, इसके महत्वपूर्ण कारक कौन सा? सड़कों का विस्तार या फिर सड़कों का जाल का होना क्या है, स्वच्छंद उद्योग का एक प्रमुख कारक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? कम मजदूर, कम उत्पादन होता है, और कम श्रमिकों की संख्या जो होती है वो कम आवश्यकता में पड़ती है, कम संख्या में आवश्यकता पड़ती है, और प्रदूषण यानी पोल्यूशन 0 के बराबर होता है, नहीं होता है, ठीक है। ज्यादा होता ही नहीं है, 0 के बराबर होता है स्वच्छंद उद्योग में। उम्मीद करता हूं आपको स्वच्छंद उद्योग समझ में आ गया होगा। अब हम आगे समझेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। अब देखिए मेन पार्ट आया आपका उद्योगों का वर्गीकरण, ठीक है। चलिए यहां हम स्टार्ट करते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग चीज को बेस मान करके, आधार मान करके किया गया है। जैसे कि यहाँ आकार को माना गया, यानी आकार के आधार पर उद्योगों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, 3 वर्गों में बांटा गया, जो निम्नलिखित है। पहला वर्ग है कुटीर उद्योग, दूसरा जो वर्ग है छोटे पैमाने का उद्योग, तीसरा जो उद्योग है बड़े पैमाने का उद्योग। तो सबसे पहला हम समझेंगे कुटीर उद्योग किसको कहते हैं, ठीक है। तो यह निर्माण की सबसे छोटी इकाई है, यह निर्माण की जो है सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉल यूनिट है। इसमें चटाइयां, बर्तन, औजार, फर्नीचर, मूर्तियां आदि दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं को बनाया जाता है। ये सब क्या है? दैनिक जीवन में ही इस्तेमाल होने वाला वस्तु है ना, चटाई, बर्तन, औजार, फर्नीचर, मूर्ति, ये सब क्या है? डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो इसका निर्माण किसमें किया जाता है? कुटीर उद्योग में किया जाता है। सुनार यानी सुनार, सोना, चांदी, तांबा, आभूषण बनाते हैं। बांस तथा वन से प्राप्त लकड़ी से भी सामान बनाए जाते हैं कुटीर उद्योग के अंतर्गत। देखिए सुनार, चांदी, अगर इसमें आपको पूछा जाए कि आभूषण बनाने का जो कार्य आता है तो किसके अंतर्गत आता है? कुटीर उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये सारा कार्य, ये कौन कौन सी चीज का निर्माण होता है इस कार्य के अंतर्गत, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुटीर उद्योग भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कुटीर उद्योग से आप क्या समझते हैं, या फिर कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। आगे हमको समझना है दूसरा जो कैटेगरी है छोटे पैमाने का उद्योग। इस उद्योग में स्थानीय कच्चे माल का उपयोग किया जाता है, यानी स्थानीय कच्चे माल का, यानी जो प्रेजेंट है वो क्षेत्र में कच्चे माल पाए जाते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। इसमें अर्धकुशल
अर्धकुशल श्रमिक और शक्ति साधन से चलने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। अर्धकुशल श्रमिक यानी जो वह श्रमिक जो पूरा तरह से काम नहीं सीख पाते हैं या फिर पूरा तरह से काम नहीं कर सकते हैं मानसिक तरह से या फिर अपना शारीरिक तौर से, तो वो भी इस क्षेत्र में यानी वो भी इस पैमाने ये छोटे पैमाने के उद्योग में काम करते हैं, यानी अपना काम को आर्थिक क्रियाकलाप करके अपना अर्निंग करते हैं या फिर रोजगार से अपना आय को कमाते हैं। ठीक है, तो ये उद्योग ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया जैसे देशों में बहुत सारे लोगों के रोजगार का अवसर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराती है। ठीक है, ये जो होता है छोटे पैमाने का उद्योग, ब्राजील हो गया, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, ये सारे देश में क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है, यानी जो बेरोजगार लोग रहते हैं वो सारे लोगों तक रोजगार पहुंचाता है छोटे पैमाने का उद्योग। तीसरा जो कैटेगरी है बड़े पैमाने का उद्योग, देखिए इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उद्योग जो है वो क्या है बड़े पैमाने का है, तो बड़ा पूंजी का अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। कुटीर उद्योग के लिए छोटा मोटा बाजार की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बड़े पैमाने का उद्योग के लिए क्या होता है कि बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार के कच्चा माल, अलग अलग प्रकार के कच्चा माल का इस्तेमाल किया जाता है। विकसित प्रौद्योगिकी यानी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी यानी डेवलपमेंट डेवलप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है किसमें, बड़े पैमाने के उद्योग में। पिछले 200 वर्षों में इस प्रकार के उद्योग का विकास बहुत ज्यादा हुआ, यानी पिछले 200 वर्षों में अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने का जो उद्योग है, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग हो गया, या फिर जो बड़े बड़े काम जो यंत्र बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो गाड़ियां बनाई जाती है, बड़े बड़े जो एरोप्लेन या फिर जो भी रक्षा संसाधन या फिर हथियार वगैरह बनाए जाते हैं, इसको क्या कहेंगे, ये सब जो कैटेगरी आएगा उद्योग आएगा तो बड़े पैमाने का उद्योग के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ये बड़े पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, कुटीर उद्योग, ये किसके आधार पर पढ़े, आकार के बारे में, आकार के आधार पर यानी साइज के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण करके हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़े। ठीक है, उद्योगों का वर्गीकरण ये पहला स्टेप हम लोग पढ़ लिए। अब हमको दूसरा स्टेप पढ़ना है कच्चे माल के आधार पर। यहाँ हम पढ़े थे आकार के आधार पर, आगे हमको पढ़ना है कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कच्चे माल के आधार पर उद्योग के प्रकार जो होते हैं वो 5 वर्गों में बांटा गया। कितना वर्गों में, 5 वर्गों में बांटा गया। आपको बोर्ड एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करें, या फिर उसके कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के कितने प्रकार होते हैं, आपको 5 नंबर दिया जाएगा। आपको याद रहेगा तभी तो आप वो डिफाइन कर सकिएगा, या फिर एक तरह से नंबर लेने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आगे हमको समझना है कि उद्योग के जो 5 प्रकार होते हैं, पहला जो प्रकार है कृषि आधारित, दूसरा प्रकार है वन आधारित, तीसरा जो प्रकार है खनिज आधारित, चौथा है रसायन आधारित और पांचवा है पशु आधारित। ठीक है, 5 प्रकार हम लोग समझ लिए। चलिए एक एक करके हम लोग ड्राइव करते हैं। ये पहला जो प्रकार है कृषि आधारित, तो इसमें होते हैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें कृषि क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल से भोजन, फलों के रस, वस्त्र यानी क्या कहते हैं जूस, तेल, रबर, अचार तथा पेय पदार्थ यानी चाय, कॉफी, कोकोआ तैयार किया जाता है। यानी कृषि आधारित उद्योग क्या होता है कि इसमें कृषि क्षेत्र से कच्चे माल की प्राप्ति होती है। उसके बाद जो डेली लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि भोजन, फलों के रस, जूस, उसके बाद तेल, रबर, अचार, पेय पदार्थ, कॉफी, चाय, कोकोआ, ये सब तैयार किए जाते हैं कृषि आधारित क्षेत्र में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं किसके आधार पर, कच्चे माल के आधार पर। पहला कैटेगरी हम लोग पढ़ ले। दूसरा जो कैटेगरी है वन आधारित उद्योग यानी फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें क्या होता है कि इसमें जंगलों से प्राप्त पत्ते, लकड़ियों से फर्नीचर, कागज आदि तैयार किए जाते हैं। यानी जो जंगल से पत्ते प्राप्त होते हैं, जंगल यानी लकड़ी प्राप्त होते हैं, जंगल में जो लकड़ी प्राप्त होते हैं और पत्ते जो प्राप्त है उससे क्या किया जाता है, लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, पत्ते से बहुत सारे प्रकार के सामान बनाए जाते हैं, जैसे कि कागज वगैरह तैयार किया जाता है। तीसरा जो कैटेगरी है खनिज आधारित उद्योग या खनिज उद्योग यानी मिनरल्स इंडस्ट्री। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री इसको भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें खनिज, धातु, खनिज किसको कहते हैं, धातु हो गया, लौह हो गया, इस्पात हो गया, धातु, लौह, इस्पात हो गया, ये सब क्या है, खनिज है। तो इससे विभिन्न प्रकार के वस्तु तथा यंत्र बनाए जाते हैं। मिट्टी के बर्तन, सीमेंट आदि उद्योग में औद्योगिक खनिजों को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, खनिज आधारित उद्योग में। ठीक है, अब हम आपको समझना है आगे रसायन उद्योग यानी केमिकल इंडस्ट्री। इसमें क्या होता है कि इस उद्योग में प्राकृतिक रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। किस उद्योग में प्राकृतिक खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है, रासायनिक खनिजों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के पेट्रो रसायन उद्योग में क्या किया जाता है कि पेट्रोलियम यानी खनिज तेल, पेट्रोलियम का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कृत्रिम रेशे तथा प्लास्टिक निर्माण में भी रसायन का उपयोग किया जाता है, ये किसमें, रसायन उद्योग के अंतर्गत। आगे आपको लास्ट जो स्टेप है, लास्ट जो 5वां जो टाइप है वो है पशु आधारित उद्योग यानी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री। इसमें पशुओं से प्राप्त ऊन हो गया, चमड़ा हो गया, दूध हो गया, कच्चा माल हो गया या फिर कच्चा मांस हो गया, यहाँ क्या होगा, कच्चा मांस होगा। ठीक है, के रूप में इस्तेमाल के रूप में आने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तथा हाथी दांत से क्या, यानी हाथी दांत से भी
हाथी दांत उद्योग भी इसी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। यानी हाथी क्या पशु है, तो पशु के अंतर्गत जितने भी सामान आते हैं, ऊन आते हैं, चमड़ा आते हैं या फिर मांस वगैरह आते हैं, ये सारे के बेस इस पर जो बेस्ड जो ये इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो इंडस्ट्री किसके अंतर्गत आते हैं, पशु आधारित उद्योग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। रसायन उद्योग क्या होता है, खनिज आधारित उद्योग या खनिज उद्योग क्या होता है, वन आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग क्या होता है, ये पूरा तरह से हम लोग डिफाइन करके पढ़े, यानी वर्गों को कितना वर्ग में पढ़े, 5 वर्गों में पढ़े, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण करके पढ़े उद्योग का, ठीक है। और ये जो बड़े पैमाने का उद्योग है, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप में सबसे पहले इसका विकास हुआ था, ठीक है। इसके बाद जो अभी प्रेजेंट में है, इसका विस्तार पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में हो गया। बड़े पैमाने का उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, उसके बाद कुटीर उद्योग, ये किसके आधार पर पड़े, आकार के आधार पर हम लोग उद्योग का वर्गीकरण किए थे 3 कैटेगरी में, 3 भाग में, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने का उद्योग, उसके बाद बड़े पैमाने का उद्योग। स्वच्छंद उद्योग क्या होता है, ये सब हम लोग डिराइव करके पढ़े। स्वच्छंद उद्योग में कम उत्पादन होता है, कम लागत लगता है और कम मजदूरी का आवश्यकता पड़ती है और इसमें प्रदूषण नहीं होता। आधुनिक की वस्तु, आधुनिक निर्माण की क्या क्या विशेषता होती है, ये सारा चीज पढ़े। उसके बाद विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो सारा हम लोग चीज पढ़े 8 पॉइंट में। कितना पॉइंट में, टोटल 8 पॉइंट में पढ़े। तो विनिर्माण क्या होता है, उसके बाद द्वितीय क्रिया क्या होता है, परिचय हम लोग पूरा तरह से हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या पढ़ाया गया, इसमें क्या क्या पढ़े हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीय क्रिया में चैप्टर 6 ज्योग्राफी का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा और उसका जो सेकंड वीडियो आएगा, सेकंड वीडियो में पूरा तरह से थ्योरी कंप्लीट करा लिया जाएगा। सेकंड वीडियो में कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो इस चैप्टर से रिलेटेड कम रहेगा या फिर बाकी रहेगा, ठीक है। तो अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।